नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान इशू से संबंधित। इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई अफगान इशू को लेकर जिसमें 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तीसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे अर्बन फ्लड्स से संबंधित। कोट आज का है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। नेल्सन मंडेला का ये कोट है। काफ़ी सालों तक ये जेल में रहे, आखिरकार साउथ अफ्रीका को इन्होंने आज़ाद करवाया। तो ये जो कोट है आप ऐसे के बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, कंक्लूजन में। जैसे आप कुछ विजन रख रहे हो किसी प्रॉब्लम से संबंधित, आपने ऐसे लिखा है, लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपको लिखना होता है, तब आप लिख सकते हो कि ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एज नेल्सन मंडेला सेड, इट इज़ ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। क्वेश्चन कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है आज? ये 2016 का पेपर है, जीएस पेपर 1, और इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो ये 17वें नंबर वाला क्वेश्चन है। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस। 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेस और सरचार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी तक शायद आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली होगी तो आप ये डिफरेंस जो है वो आसानी से बता सकते हो। रिवाइज आपको करवा देता हूँ। देखो, होते दोनों ही, सेस हो या फिर सरचार्ज हो, होते दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 1000 रुपये के ऊपर टैक्स है 10%, तो टैक्स अमाउंट कितना हुआ? 1000 का 10% कितना हुआ? 100। तो इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज। मान लीजिए सरचार्ज भी 10% है, तो सरचार्ज देखो टैक्स अमाउंट के ऊपर लगेगा, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। यानी सरचार्ज 1000 रुपये के ऊपर नहीं लगेगा, जितना टैक्स अमाउंट था ना 100 रुपये, उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। अगर सरचार्ज 10% है और टैक्स कितना है 100 रुपये, तो सरचार्ज कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब बारी आती है सेस की। सेस देखो तब लगता है जब टैक्स अमाउंट प्लस में सरचार्ज को जोड़ दिया जाता है। टैक्स अमाउंट कितना है यहां पर? 100 रुपये। 10% था, 1000 का 10% 100 रुपये, और सरचार्ज भी 10% था जो कि लगा टैक्स अमाउंट के ऊपर। टैक्स अमाउंट था 100 रुपये, सरचार्ज 10% यानी 10 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 110 रुपये। अब इसके ऊपर अगर सेस लगाना है तो सेस लगेगा। अगर मान लीजिए सेस भी 10% है तो फिर 110 का 10% हो जाएगा 11 रुपये। अगर देखो मैं 1 मिनट में समराइज करूं, क्योंकि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। सेस और सरचार्ज दोनों ही टैक्स के ऊपर लगते हैं, दोनों को ही टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता है। सेस बाद में लगता है, यानी टैक्सेबल अमाउंट में सरचार्ज को अगर प्लस कर दो तो उसके बाद सेस लगता है, दोनों को मिला के, और सरचार्ज लगता है टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर। तो फिर आपके मन में आया होगा, अगर दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स हैं तो डिफरेंस क्या है? सरचार्ज देखो जैसे कोल कल्याण सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, एजुकेशनल सेस है। सेस लगता है स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और सरचार्ज एक प्रकार के एडिशनल टैक्स होता है। जैसे सरकार बोलती है कि अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, उसका जो टैक्स बनता है उस पर भी कुछ % हम टैक्स लगाएंगे, तो वो है सरचार्ज। सरचार्ज आप एक प्रकार से बोल सकते हो एडिशनल टैक्स या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स। और सेस लगता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया सेस और सरचार्ज के बीच के डिफरेंस का। अब देखो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के गणित आप समझिए। देखो जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं ना, जो पेट्रोल पंप चलाते हैं, उनको तो पेट्रोल और डीजल काफ़ी सस्ता मिलता है ऑयल कंपनीज से। जैसे यहाँ पर देखिए, पेट्रोल का बेस प्राइस है 47 रुपये 28 पैसे और डीजल का बेस प्राइस है 49 रुपये 36 पैसे। अब 0.3 पेट्रोल के लिए फ्रीट चार्जेस आप मान लीजिए, मतलब ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। लेकिन देखो
इस बेस प्राइस के ऊपर ना काफ़ी सारा टैक्स लगता है। दोनों टैक्स लगाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले एक्साइज ड्यूटी लगा रही थी 32.9 रुपये, वो बात अलग है, 5 रुपये घटा दिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये हमने पेट्रोल की बात की है। इसके बाद देखो, जो पेट्रोल पंप ओनर है यानी डीलर है, वो भी अपनी कमीशन लेता है। पेट्रोल की ही बात करें तो ऑलमोस्ट 4 रुपये, 3 रुपये 90 पैसे डीलर अपना कमीशन ले लेता है पेट्रोल बेचने में, 1 लीटर पेट्रोल बेचने में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अपना वैट लगाती है, जो कि है 25.31 रुपीज़। तो इन सबको मिला दें तो पेट्रोल का रिटेल प्राइस हो जाता है 109 रुपये 69 पैसे। थोड़ा बहुत अभी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने वैट कम कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। आपके मन में अब क्वेश्चन आया होगा, ठीक है पता ही है कि टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, कौन सी नई बात है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। आज आर्टिकल में क्या आया है? आज देखो आर्टिकल में ये आया है, आज राइटर का ये कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है ना, जैसे देखो 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नए रेट के हिसाब से है 27 रुपये 90 पैसे, और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कितनी है 21 रुपये 80 पैसे 1 लीटर पर। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन देखो ये इमर्ज होके आता है कि ये टोटल 27 रुपये 90 पैसे की जो एक्साइज ड्यूटी है, इसमें से कितनी तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, कितना सरचार्ज है और कितना सेस है। मतलब 27 रुपये 90 पैसे में सब कुछ इंक्लूडेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एक्साइज ड्यूटी भी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी, सरचार्ज भी, जिसे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी हम कह सकते हैं। तो कितना कितना अमाउंट है इनका, सेस कितना है, सरचार्ज कितना है और बेसिक एक्साइज ड्यूटी कितनी है 27 रुपये 90 पैसे में। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कंज्यूमर को तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा ना, पता लगने से क्या फ़र्क पड़ता है कितना सरचार्ज है कितना सेस है, टोटल तो 27 रुपये 90 पैसे ही एक्स्ट्रा देना है ना कंज्यूमर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क देखो इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जितना बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पैसा इकट्ठा होता है उसका 41% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। लेकिन जो सरचार्ज और सेस से पैसा इकट्ठा होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करती है। तो आप ये देख लीजिए, मैंने ढूंढा है, आर्टिकल में तो नहीं था। अगर 32 रुपये 90 पैसे 1 लीटर पर टोटल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, तो इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो सिर्फ 1.4 है, यानी सिर्फ इतना पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है 18 रुपये, ये नहीं शेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कितना है 2 रुपये 50 पैसे, और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी सरचार्ज कितना है 11 रुपये, यानी बहुत चालाक है सेंट्रल गवर्नमेंट। 32 रुपये 90 पैसे जो ये टोटल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है ना कंज्यूमर से 1 लीटर पर, उसमें से सिर्फ 1 रुपये 40 पैसा बेसिक एक्साइज ड्यूटी है, और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वही शेयर करना पड़ता है। बाकी 32 रुपये 90 पैसे में से इतना सारा तो सेस और सरचार्ज है ज़्यादातर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करती। अब राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो सेस और सरचार्ज होता है ना, ये टैक्स ऑन टैक्स लगता है, तो ये कुछ परसेंट होता है। जैसे सेस मान लिया 3-4% हो गया, सरचार्ज मान लीजिए 5% 4%, इतना होता है। लेकिन इस केस में पेट्रोल और डीजल पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी तो सिर्फ 1 रुपये 40 पैसे है, लेकिन सेस देखो कितना गुना है, सरचार्ज देखो 11 रुपये है, बाकी बचा हुआ सारा सेस है कितना, ये हो गया आपका 20 रुपये के आसपास। तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी से 20 टाइम्स या फिर कम से कम 16-17 टाइम्स हो गया सेस। इतना सेस थोड़ी ना होता है। सेस जो टैक्स का अमाउंट है ना, उसका 3-4%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% होता है, लेकिन जितना टैक्स अमाउंट है उसका आपने 16-17 टाइम्स सेस लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर ना करना पड़े। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये बात सच है, संविधान के आर्टिकल 271 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है
सेस और सरचार्ज लगाने की। लेकिन इतना इतना सेस और सरचार्ज लगाना 16-17 टाइम्स बेसिक टैक्स का, ये तो संविधान ने जो पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका साफ तौर पर उल्लंघन है। अब इसके बाद कुछ आंकड़े राइटर सामने रखते हैं। जैसे देखो 2020-21 में यूनियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा के 3,72,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन इसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू है वो तो सिर्फ 18,000 करोड़ है। सिर्फ यही रेवेन्यू, बेसिक एक्साइज ड्यूटी का जो रेवेन्यू है वही स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर होगा, लेकिन बचा हुआ सारा का सारा जो पैसा है वो सेस और सरचार्ज का पैसा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करेगी। उसके बाद यही बात परसेंटेज के टर्म्स में बोली जाती है कि 3,72,000 करोड़ में से सिर्फ 4.8% जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर होगा, बाकी नहीं होगा। इसके बाद राइटर कुछ जनरल बातें बोलते हैं। जैसे देखो जीएसटी आने के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 3 चीज़ों पर टैक्स लगा सकती हैं, पेट्रोल, डीजल और लीकर। इसके अलावा तो सारे जो टैक्सेस हैं अब जीएसटी में सबज्यूम हो गए हैं, यानी जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। मतलब कि स्टेट्स की टैक्स लगाने की जो पावर है पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इसके बाद राइटर पॉइंट रेज करते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का। ये क्या है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये क्या टर्म है? देखो जीएसटी में एक प्रोविज़न ये है, बिजनेसमैन इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जैसे एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो डिजिटल बोर्ड खरीदता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। डिजिटल बोर्ड की एक्चुअल तो कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगा तो कीमत हो गई मान लीजिए 2 लाख रुपए। मानने के लिए है कि जीएसटी लगने के बाद उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए, लेकिन 50,000 रुपये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो ये जीएसटी पे किया है ना, उस कंपनी को जिससे ये डिजिटल बोर्ड परचेज किया है, वो 50,000 रुपये बिजनेसमैन सरकार से वापस ले सकता है। क्या सरकार सीधा सीधा वापस देती है? नहीं। जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्स का, तो 18% आप जीएसटी देते हो। तो जब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को टैक्स, ये जीएसटी पे करना होता है ना सरकार को, आपसे 18% इकट्ठा करके, तो उसमें से ये 50,000 रुपये माइनस कर देता है वो बिजनेसमैन, माइनस करके फिर वो बचा हुआ जो टैक्स अमाउंट है वो सरकार को दे देता है। तो ना ये इनपुट क्रेडिट क्लेम करने वाला प्रोविज़न जो है ना, इससे तो सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, ऐसा सरकार को डर था। तो इसलिए सरकार ने ना विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को ये एश्योरेंस दिया कि आप चिंता मत कीजिए, हम टैक्स इंक्रीज कर देंगे। यानी ये इनपुट क्रेडिट क्लेम करने का प्रोविजन इंप्लीमेंट करके भी रेवेन्यू उतना ही आपको मिलेगा जितना कि जीएसटी से पहले था, इतना हम टैक्स रखेंगे। उसे नाम दिया गया था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। यानी ये प्रोविजन देने के बाद भी रेवेन्यू उतना ही मिलेगा जितना कि पहले था। तो इस रेट को सरकार ने बोला था कि हम 16% रखेंगे तो हमें रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट सरकार ने 16% रखा ही नहीं, सरकार ने रखा 11%। अब आपके मन में आया होगा, अरे सही तो है, कंज्यूमर को तो फायदा होगा ना, 16% सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट नहीं रखा, 11% रख दिया। लेकिन इसके जवाब में राइटर कहते हैं इवन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 11% रखने के बावजूद कंज्यूमर्स को फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो ये भी राइटर की शिकायत है कि जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टेट्स को कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। आगे राइटर की कुछ और भी शिकायतें हैं, जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। इसके तहत तो सरकार जो है वो प्रॉफिटेबल नवरत्न कंपनीज, नेशनल हाईवेज, रेलवे स्टेशन, इन सबको बेच देगी। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये साफ किया है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है उसके तहत सरकार बेचेगी कुछ नहीं, उसको ऑपरेट करने के राइट्स देगी कुछ सालों के लिए। अब इस पर भी डिबेट लंबी चल सकती है, वो हमने अलग से डिस्कस भी किया था। लेकिन अब जाहिर तौर पर देखो, अपोजिशन रूल्ड स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं राइटर, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेप्ट्स का विरोध ही करेंगे, जबकि हमें तो सब कुछ देखना होता है, प्रोज भी कॉन्स भी, और एक बैलेंस था कंक्लूजन। उसके बाद राइटर ये बोलते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के एक तरफ जो डेट है वो वेव ऑफ कर दिया, यानी इनके ऊपर कर्ज जो है वो वेव ऑफ कर दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम कर दी, जबकि जनता से इतना इतना टैक्स वसूल रही है सरकार। बैड बैंक बना दिया, बैड बैंक
के पास पैसा कहाँ से आएगा, जनता का पैसा आएगा। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, मतलब ऐसी बातें हैं जो आप आसानी से आंसर्स में लिख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, अफगानिस्तान के इशू पर इंडिया ने दिल्ली में जो कई सारे देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई ना, उससे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया में इस हफ्ते जो ये विभिन्न देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की कॉन्फ्रेंस हुई ना, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की अध्यक्षता में, तो इस कॉन्फ्रेंस से 3 मैसेज जाते हैं। पहला मैसेज कि अफगानिस्तान के फ्यूचर में इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा या फिर करना चाहता है। दूसरा, यूएस नाटो ट्रूप्स के एग्जिट के बाद आइडियल सॉल्यूशन ये है कि अफगानिस्तान के नेबरहुड में और एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो देश हैं उनके बीच में सहमति होनी चाहिए अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेके। तीसरा मैसेज ये जाता है इस कॉन्फ्रेंस से, इस पूरे रीजन में जितने भी देश हैं उनका देखो इमीडिएट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इमर्ज होके आ रहे हैं, वहाँ पे खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। तो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे हल हों, कैसे अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए फिलहाल की सिचुएशन में, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए अफगानिस्तान के सभी आस पड़ोस के देशों की। देखो इस कॉन्फ्रेंस में बीजिंग और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और चाइना ने तो हिस्सा नहीं लिया, और वैसे इंडिया ने पाकिस्तान को बोला था कि आप हमें रोड एक्सेस दे दीजिए ताकि हम वीट और दूसरे जो फूड ग्रेन्स हैं वो अफगानिस्तान में भेज सकें, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। यानी पाकिस्तान रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है ताकि हम रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में वीट, मेडिसिन और दूसरे फूड ग्रेन्स भेज सकें। इस कॉन्फ्रेंस में देखो टोटल 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ईरान और रशिया को मिला के पाकिस्तान और चीन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ये एक प्रकार से माइलस्टोन है, मतलब एक इंडिया की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आप कह सकते हो। पाकिस्तान और चाइना ये तो चाहते ही नहीं कि अफगानिस्तान में इंडिया का किसी प्रकार से कोई रोल हो, तभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और देखो ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इशू हुआ उसमें टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, रेडिकलाइजेशन, इन वर्ड्स का भी मेंशन है। यानी दिल्ली डिक्लेरेशन की जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, एससीओ का जब समिट हुआ था उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुई थी, तो उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं थी जितना कि दिल्ली डिक्लेरेशन में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इस दिल्ली डिक्लेरेशन में यह भी बोला गया कि काबुल में अभी जो इंटरिम तालिबान रेजीम है ना, इसको हटा के जल्द से जल्द एक नेशनल इंक्लूसिव गवर्नमेंट इस्टाब्लिश होनी चाहिए जिसमें सभी एथनिक ग्रुप्स को, जेंडर्स को तवज्जो मिले, मतलब उनका पार्टिसिपेशन हो। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो दिल्ली डिक्लेरेशन में सभी पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज़ की जो सहमति है वो तो अच्छी बात है, बट देखो अभी अफगानिस्तान के फ्यूचर्स को लेके ना आस पड़ोस के देशों में सहमति नहीं है कैसे अफगानिस्तान को लिया जाए फिलहाल। जैसे तुर्कमेनिस्तान जो है, इन्होंने अफगानिस्तान में मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजा ताकि तालिबान के साथ कनेक्टिविटी को डिस्कस किया जा सके। तालिबान के डिप्टी पीएम जब उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए तो उन्हें उज्बेकिस्तान के द्वारा फुल प्रोटोकॉल एक्सटेंड किया गया और ट्रेड, ट्रांजिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन, ये सारी बातें डिस्कस की गई। रशिया और ईरान की बात करें, इनकी एम्बेसीज अभी भी हैं काबुल में। और इसके अलावा जहां एक तरफ देखो इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेके ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इसी हफ्ते यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान यानी ट्रोएका प्लस इनकी भी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज हो रही है। यानी अफगानिस्तान के आस पड़ोस के जो देश हैं वो तालिबान के इशू पर एक मत नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से तालिबान के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। और इंडिया का भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जहां देखो 2 बार
इंडिया पब्लिकली तालिबान ऑफिशियल्स के साथ बातचीत कर चुका है। इंडिया ने अफगान लोगों के साथ एकजुटता भी जाहिर की है, यानी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने अभी अफगान लोगों को वीज़ा इशू करना स्टार्ट नहीं किया है। वीज़ा सीकर्स को मना कर दिया है, इंडिया में आप नहीं आ सकते। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है अभी अफगानिस्तान में, उनसे निपटने के लिए इंडिया ने कोई मॉनिटरी एड भी नहीं दिया है, यानी पैसा भी नहीं दिया है। इंडिया तालिबान को डायरेक्टली पैसा नहीं देना चाहता, सच्चाई तो ये है। इंडिया फूड ग्रेन्स देना चाहता है। तो सरकार को ना स्टैंड क्लियर करने की आवश्यकता है कि आप तालिबान के साथ कैसे एंगेज करोगे। मोर क्लियरली इंडिया को ये डिफाइन करने की आवश्यकता है कि वो अफगान लोगों के लिए क्या करना चाहता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफगान इशू से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो फ्लड सीजन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चेन्नई में देखो फिर से फ्लड्स आ गई हैं। मतलब भगवान की दया से 2015 में जो फ्लड्स आई थी इंटेंसिटी उतनी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक चिंता की बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद फिर से चेन्नई में फ्लड्स, ना सिर्फ चेन्नई में बल्कि तमिलनाडु के दूसरे शहरों में भी फ्लड्स क्यों आई हैं। इस सीजन से पहले सरकार ने बहुत कुछ किया था। सरकार ने जो वाटर ड्रेन्स हैं उनकी सफाई करवाई थी, वाटरवेज को भी ठीक किया गया था ताकि पानी जो है वो जांच के इन ड्रेन से बाहर ना आए। लेकिन बावजूद इसके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। देखो ये बात तो सच है कि बारिश ज़्यादा हुई है पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु के काफ़ी शहरों में, जैसे नागापट्टिनम एक शहर है जो कि कावेरी डेल्टा के बैकवर्ड एरियाज़ में है। यहाँ पर एक दिन में 31 सेंटीमीटर बारिश हो गई। राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं पूरे साल इतनी बारिश नहीं होती। तो बारिश तो ज़्यादा हुई है, ये बात सच है। लेकिन बावजूद इसके 2015 की फ्लड्स के बाद सरकार को तैयार रहना चाहिए था इस प्रकार की बारिश से भी निपटने के लिए। क्यों बार बार चेन्नई में या फिर दूसरे शहरों में फ्लड्स आती हैं, मतलब अर्बन एरियाज में फ्लड्स क्यों आती हैं? ये देखो एक ऐसा इशू है जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जो आपको अटेम्प्ट भी करना है शुरुआत में जो मैंने आपको बताया। देखो ऑलमोस्ट हर साल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज़ में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने जो तस्वीर है ये दिल्ली के मिंटो ब्रिज की है। यहाँ पर एक ड्राइवर की डेथ हो गई पानी में डूबने की वजह से। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि देखो फ्लड हर साल आती है, पानी हर साल जमा हो जाता है, बावजूद इसके सरकारों के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है इस प्रकार की अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार अर्बन एरियाज में फ्लड आती क्यों है? देखो अर्बन एरियाज में जो फ्लड आती है ना, वो रूरल एरियाज के अपेक्षाकृत अलग है। आमतौर पे ग्रामीण इलाकों में जो बाढ़ आती है वो नदी में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से आती है। पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि एम्बैंकमेंट तोड़ के पानी बाहर आ जाता है और बहुत सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं, यानी वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। लेकिन देखो अर्बन एरियाज में बाढ़ अक्सर इसलिए आती है क्योंकि एकदम से बहुत तेज बारिश आ जाती है, लेकिन बारिश के कारण जो पानी जमा हुआ है उसकी निकासी नहीं हो पाती, पानी जल्दी से ड्रेन नहीं हो पाता। इस वजह से अर्बन एरियाज में फ्लड देखने को मिलती है। रीजंस की बात करें, देखो सबसे पहला रीजन ये है अर्बन फ्लड्स का, पानी की निकासी के लिए जो नाले होते हैं वहां पर चोकिंग हो जाती है। चोकिंग का मतलब आपने कंस्ट्रक्शन से संबंधित कचरा गिर दिया नाले में, तो नाले में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, पानी आगे नहीं जा पाएगा या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आगे जा पाएगा। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, अर्बन एरियाज में कॉन्क्रीटाइजेशन ज़्यादा होता है, हर तरफ कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं, तो पानी नीचे नहीं जा पाता। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न, इवन देखो अर्बन एरियाज में मैन एक्टिविटीज़ के कारण हीट इफेक्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से बारिश ज़्यादा आती है और पानी ज़्यादा जमा होता है। चौथा रीज़न, प्लानिंग काफ़ी बेकार होती है। काफ़ी अर्बन एरियाज में प्लानिंग इस प्रकार से नहीं होती कि पानी की निकासी ठीक ढंग से हो सके। हैप हैजार्ड वे में डेवलपमेंट होती है, यहाँ घर बना दिया, वहाँ घर बना दिया,
लेकिन इस प्रकार से हैजार्ड वे में जब डेवलपमेंट होती है तो पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीज़न, इलीगल एंक्रोचमेंट हो जाती है। जो देखो पहले नेचुरल नाले हुआ करते थे या फिर नदियां हुआ करती थीं, वहां पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, मतलब लोग घर बना के बैठ जाते हैं या फिर कुछ दूसरे स्ट्रक्चर बना लिए, अतिक्रमण हो गया, इस वजह से वहां से अब पानी की ड्रेनिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट रीज़न, इवन देखो जो सीवरेज हैं वो भी बहुत पुराने हैं। कई सारी जगहों पर सीवरेज इतने पुराने हैं कि सिटी का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन सीवर पुराने के पुराने हैं, तो बढ़ी हुई पॉपुलेशन के हिसाब से वो सीवरेज पानी की निकासी नहीं कर पाते। नेक्स्ट रीज़न, काफ़ी बार देखो पड़ोसी राज्य भी एकदम से पानी छोड़ देते हैं नदियों में, इसकी वजह से भी शहरों में बाढ़ आ जाती है। जैसे दिल्ली का आरोप लगता है हरियाणा के ऊपर कि आपने एकदम से यमुना नदी में पानी छोड़ दिया, यमुना में जो पानी का लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया दिल्ली में और इसकी वजह से बाढ़ आ गई। ये बारिश से अलग रीज़न है, वही रीज़न जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में बाढ़ आती है, नदी में पानी का लेवल बढ़ना। तो ये हमने इस प्रकार से कुछ रीजंस की बात की। नुकसान देखो काफ़ी ज़्यादा होता है, अर्बन फ्लड से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती हैं, काफ़ी तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस। इवन देखो अभी जो असम में फ्लड आई, कोविड-19 से संबंधित जो यूज्ड पीपी किट्स या फिर डायग्नोस्टिक किट्स थे वो पानी में बह गए बाढ़ की वजह से। अब सोच के देखो कितना इन्फेक्शन फैल सकता है इस वजह से। ट्रैफिक जाम की भी सिचुएशन देखने को मिलती है। नुकसान देखो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो एक वो भी समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान जिस प्रकार से ड्रेनेज व्यवस्था थी उसकी आज भी तारीफ होती है कि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, जो हमारी इस सिविलाइजेशन के लिए गर्व की बात है। बट फिलहाल के ईरा में ऑलमोस्ट हर साल हमारे सिटीज़ में इस प्रकार की फ्लड देखने को मिलना ये काफ़ी चिंता की बात है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, विभिन्न सरकारों को, कि हर साल जो रिपीट होता है अगले साल कम से कम वो रिपीट ना हो। दुनिया में या फिर इवन हमारे देश में कई सिटीज़ में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है इन फ्लड्स को रोकने के लिए, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हर साल मानसून सीजन से पहले ड्रेन्स की सफाई करना, ये इंश्योर करना कि कंस्ट्रक्शन संबंधित कचरा जो है या फिर ऐसा वेस्ट जो आसानी से डिस्पोज नहीं होता है उसको नदियों नाली में नहा बहाया जाए। एंक्रोचमेंट अगर होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। ये सारी चीज़ें जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की उनके समाधान को एड्रेस करना चाहिए म्यूनसिपैलिटीज़ को और सरकारों को, राज्य सरकारों को भी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।